नमस्ते दोस्तों, बुकट्यूबर विशाल चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम किताबों और आत्म सुधार की दुनिया का पता लगाते हैं। आज हम डेल कार्नेगी की अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक के चैप्टर में खुद को डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 25, जनसमूह को प्रभावित करना। कामयाबी एक व्यवसाय है। अंत में दर्शकों की कल्पना को छूने वाले वाक्यों को याद कीजिए। यही वजह है कि आज के दौर के उपदेशक जनता को उस प्रकार प्रभावित करने की कला में माहिर नहीं होते, जिस प्रकार कार, टोपियां और अन्य वस्तु बेचने वाले व्यापारी ग्राहकों को प्रभावित करने की कला में निपुण होते हैं। जनता की कल्पना के अनुसार प्रभाव डालने की कला व्यापारियों से सीखने की आवश्यकता है। गैरोल्ड स्टेनली ली, जनसमूह। सन 1914 के शुरुआती दौर में पेरिस के फ्रांसीसी और बर्लिन के जर्मनों का समूह मनोवैज्ञानिक तौर पर गुड नहीं माना जाता था। प्रत्येक व्यक्ति की विशेष आवश्यकताएं एवं उद्देश्य थे और इन लोगों को संगठित करने के लिए कोई एक विचारधारा भी नहीं थी। इस दौरान समूह को केवल अलग अलग विचारधारा वाले लोगों का जमावड़ा माना जाता था। लेकिन एक ही महीने के भीतर लोगों की भीड़ ने गुटों का रूप ले लिया। देशभक्ति, सामूहिक भय और व्यापक संताप ने लोगों को संगठित करने का काम किया। किसी समूह, झुंड और गुट की मनोवैज्ञानिक स्थिति व्यक्ति विशेष की मनस्थिति से भिन्न होती है। भीड़ का अपना अलग अस्तित्व होता है। कारण से प्रभावित होकर व्यक्ति कई व्यक्तिगत भावनाओं और उद्देश्यों को दबा लेते हैं, लेकिन भीड़ की भावनाओं और उद्देश्यों को दबाने में किसी कारण का जोर नहीं चलता। व्यक्तिगत तौर पर किए गए कार्यों के लिए स्वयं व्यक्ति जिम्मेदार होता है, लेकिन लोगों की भारी संख्या की वजह से भीड़ किसी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं होती। लोगों का उत्तेजित समूह किसी भी भयानक विचार को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। भीड़ की विचारधारा आदिम होती है। भीड़ में विचारों के प्रति प्रोत्साहन होता है, लिहाजा विचारों की पूर्ति के लिए भीड़ किसी भी हद तक पहुंच सकती है। भीड़ लोगों द्वारा तैयार किए गए गिरोह के समान होती है। रस्किन ने भीड़ का कुछ इस तरह व्याख्यान किया है: भीड़ से किसी भी विषय से संबंधित बात की जा सकती है, उनकी भावनाओं के विषय में, जो अक्सर मुख्य विषय होता है, भलाई और धर्म के बारे में, जबकि भीड़ के लिए इन विषयों पर चर्चा का कोई आधार नहीं होता है। इसके बावजूद भीड़ में उपस्थित लोगों से इन विषयों पर चर्चा की जा सकती है। भीड़ को मन मुताबिक ढाला जा सकता है, उत्तेजित किया जा सकता है और बड़े से बड़े कार्य की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। भीड़ में विचारों से संबंधित संदेश किसी संक्रामक बीमारी की तरह फैलता है। जुकाम की तरह विचारों का संक्रमण होता है और ऐसा कोई विषय, कार्य या उद्देश्य नहीं है जिसके लिए भीड़ को प्रेरित न किया जा सके। भीड़ में लक्ष्य की पूर्ति का जज्बा दौरे की तरह पड़ता है और लक्ष्य पूर्ति के पश्चात दौरे की ही तरह गायब हो जाता है। इतिहास में जनसमूह की कार्यशैली के महत्वपूर्ण उदाहरण शामिल हैं। मध्यकालीन दौर में जनता को प्रोत्साहित करने के लिए कारणों की आवश्यकता नहीं थी। मध्यकाल में लोगों ने स्वाभाविक तौर पर प्रभुत्व के पक्ष में समर्थन दिया। जनता के धर्म ने लोगों की भावनाओं को झिंझोड़ा। इस भावना ने साधारण तौर पर लोगों को संगठित कर गुट बनाने के लिए प्रेरित किया। 11वीं शताब्दी में साधु संतों ने जनता को मजबूत बनाने के लिए कष्टों के प्रति भयमुक्त होने की शिक्षा दी। एक विचित्र मापदंड तैयार करते हुए कहा गया कि 1000 कोड़ों की मार को 10 भजन संग्रह के रूप में ग्रहण किया जाए और 15,000 कोड़ों की मार को पूर्ण भजन संग्रह माना जाए। इस प्रकार कोड़ों की मार को खुशी खुशी झेलने वाले लोगों के समूह बनने तैयार हो गए। जनता में जुनून की जबरदस्त लहर प्रवाहित होने लगी। इस जुनून को खत्म करने के लिए सड़कों पर जुलूस निकालने वाली मंडलियों के अध्यक्षों को जिंदा जलाया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन जनता ने निरंकुश हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके। धर्मयोद्धाओं के उपदेशों से पूरा पश्चिमी और मध्य यूरोप भीड़, गुटों, समूह और गिरोह में तब्दील हो गया। लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए समर्थकों ने धर्म विरोधियों को पवित्र भूमि से बाहर धकेलने का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों ने भी इस संघर्ष में हिस्सा लिया। लोगों में कुछ ऐसा जुनून था कि व्यक्ति गृहस्थ प्रेम के मोह से ऊपर उठ गया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों बच्चों को जान गंवानी पड़ी। 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड में साउथ सी कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटेन की जनता शेयर बाजार की ओर आकर्षित हुई। साउथ सी कंपनी का शेयर जनवरी से मई तक 128.5 अंकों से बढ़कर 550 अंकों के आंकड़े तक पहुंच गया। जुलाई में एक लंबी छलांग लगाते हुए शेयर ने 1000 अंकों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक को पार कर लिया। कंपनी के करीब 50 लाख शेयर वास्तविक कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचे गए। इस दौरान बहुत मोटा मुनाफा कमाया गया। शेयरों में रकम निवेश करने की होड़ ने दंगों का रूप ले लिया। सैकड़ों गिरोह तैयार हो गए। शेयरधारकों ने मुनाफा बटोरने के लिए जमकर शेयर बेचे। मुनाफा बटोरने की भेड़ चाल में पूरा ब्रिटेन शामिल हो गया। इस हड़बड़ी में निवेश का माहौल बिगड़ गया और कुछ ही समय में कंपनी का शेयर 880 अंक लुढ़क गया। साउथ सी कंपनी के शेयरों में अचानक गिरावट से निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। अमेरिका में सोने में निवेश की होड़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुनाफा बटोरने का जज्बा लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि अमेरिका में सन 1913 में दंगे फसाद हो गए, जिसमें 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भीड़ के मार्गदर्शन के लिए नेता का होना आवश्यक है। भीड़, गिरोह या जनसमूह के मार्गदर्शन के लिए नेता का अस्तित्व निर्णायक स्थिति को जन्म देता है। नेता के नेतृत्व में लोग संगठित होते हैं। भीड़ नेता की सलाह के मुताबिक कार्य करती है। नेता के बिना भीड़ किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकती। भीड़ में विवाद पैदा होने की संभावना बहुत अधिक होती है, लेकिन किसी मजबूत नेतृत्व के द्वारा भीड़ को विकास, कल्याण और उत्थान के कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जनसमूह अपने नेता की हर सलाह के प्रति समर्पित होता है। कई मामलों में तो जनसमूह ने नेता की सलाह के सामने सरकारी नीतियों और नियमों तक का बहिष्कार किया है। युद्ध के दौरान नेताओं से प्रभावित गुटों ने उम्मीद से ज्यादा साहस का प्रदर्शन करते हुए 1 सेकंड में 14 गोलियां दागने तक का कीर्तिमान हासिल किया है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है।
भीड़ की रचना किस प्रकार होती है? आज के सामाजिक ढांचे में भीड़ का महत्व सर्वोपरि है। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी या तो निंदा होती है या प्रशंसा। इसके प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है। भीड़ की भावनाओं को एकजुट करना आसान नहीं होता। हर वक्ता इस समस्या का निवारण बुद्धि विवेक से निकालता है। भीड़ जुटाने में सक्षम नेता की ख्याति बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती है। वक्ता का कथन जनसमूह के लिए सर्वमान्य हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता की विचारधारा और जरूरतों को एकजुट करना पड़ता है, जनता की भावनाओं को प्रेरित करना पड़ता है। जनता की इच्छा से ज्यादा महत्व इच्छा के कारण का होता है। कारण को जानने के बाद उद्देश्य की पूर्ति करना आसान हो जाता है। जनता की भावनाओं को प्रोत्साहित किए बिना जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मिश्र की कला पर दिए गए भाषण ने भारी भीड़ जमा करने का काम किया था? सन 1914 में गृह नियम कानून से संबंधित चर्चा, वाद विवाद और भाषणों की लंबी श्रृंखला ने भारी जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित किया था। समान विचारधाराओं के लोगों को एकजुट करने के लिए जनता की आम जरूरतों, महत्वाकांक्षाओं, भय के कारणों और भावनाओं से संबंधित ऐसा संदेश तैयार करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला शामिल हो। किसी एक व्यक्ति की विचारधारा आम जनता की विचारधारा को बदलने का सामर्थ्य रखती है। एंटोनी ने सीजर के पतन को केवल रोम की जनता का पतन नहीं बताया, बल्कि पूरी सृष्टि का पतन घोषित किया। यह मेरा या आपका नहीं, बल्कि विश्व का पतन है। ये खूनी राजद्रोह हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट आमतौर पर भावनाओं को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार दर्शक संगठित होते हैं। दर्शकों के समर्थन का अनुमान तालियों की गूंज से होता है। रंगमंच पर इकट्ठी भीड़ ने कई गानों पर ताली बजाई और फिर एक स्कर्ट के विज्ञापन पर कुछ लोगों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। दिलचस्प है कि बाकी लोगों ने भी विज्ञापन में मौजूद हास्य को समझे बिना ही हंसना शुरू कर दिया। लेकिन जब लोगों को हास्य के कारण की जानकारी हुई तो वे अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। इस प्रकार पूरा रंगमंच कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई बार कलाकार बोले गए संवाद पर उंगलियों को चटकाते हुए हंसता है। पहली पंक्ति में बैठे कुछ दर्शक इस अंदाज पर खिलखिला उठते हैं और इसके बाद थिएटर में उपस्थित बाकी दर्शक खुद ब खुद हंसने लगते हैं। वक्ता के लिए इन सभी सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक होता है और वही वक्ता अपनी अलग पहचान कायम करने में सफल होता है जो इन सिद्धांतों का महत्व समझ सके। मंच पर कपट नहीं किया जा सकता। दर्शक देर सवेर वक्ता की वास्तविक प्रतिभा को जान ही जाते हैं। सच्चे नेता और ढोंगी के बीच कार्य प्रणाली एवं अंदाज नहीं, बल्कि सिद्धांतों का अंतर होता है। महान से महान वक्ता में जनता की वास्तविक भावनाओं को समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मंच पर छल कपट से दर्शकों को आकर्षित नहीं किया जा सकता। इसके लिए वास्तविक प्रतिभा आवश्यक होती है। आपस में बटे दर्शकों में उत्साह की लहर उत्पन्न करने के लिए दर्शकों की पसंद के मुताबिक अलग अलग विचार प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। दर्शकों को एकमत जनसमूह में परिवर्तित करने के लिए एक मजबूत विचारधारा की आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सभी दर्शक एक दूसरे के आसपास बैठे हों। बिखरे हुए दर्शकों के गुटों को संगठित करना मुश्किल होता है। रोम के सेंट पीटर में जमा हुई लाखों समर्थकों की इधर उधर बिखरी भीड़ को स्वयं ईसा मसीह से संबंधित भाषण के द्वारा भी एकजुट नहीं किया जा सका था। भावनाओं से प्रेरित सार्वभौमिक विचार भीड़ को इकट्ठा करने का काम करते हैं। उदाहरणतः स्वतंत्रता, चरित्र, पवित्रता, शौर्य, भाईचारा, परोपकार, देश और जननायक। जॉर्ज कोहान ने हास्य नाटकों में झंडे के गुणगान से संबंधित गाने जोड़कर नाटकों में 4 चांद लगा दिए। इस प्रयोग से कोहान को काफी मुनाफा भी हुआ। क्रॉमवेल की सेना युद्ध से पहले प्रार्थना करती थी एवं नारों के साथ दूसरी सेना पर हमला करती थी। सन 1914 में फ्रांस की सेना ने अलग अलग मोर्चों पर एक निश्चित गीत के साथ जर्मन सेना पर आक्रमण किया। ऐसा महसूस होता था कि हर मोर्चे पर अलग टुकड़ियां नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति हमला कर रहा हो। इस प्रकार के प्रयोगों से भावनाओं को जन्म दिया जाता है, सैनिकों में उत्साह प्रज्वलित किया जाता है। यकीनन उत्साह से भरपूर सेना की ताकत दोगुनी हो जाती है। अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। कुकू FM एप्लीकेशन पर अनगिनत ऑडियो बुक्स, दिलचस्प कहानियां और अधिक का आनंद लें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर एक्सक्लूसिव 50% छूट प्राप्त करने के लिए कोड FMRMT85 का उपयोग करें। आपको कुकू FM प्रीमियम लेने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक का चैप्टर पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बुक ट्यूबर विशाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पढ़ने और अपने संचार कौशल में सुधार करने का आनंद लें। धन्यवाद।